हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन निर्मल आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कशन किया था और एक्चुअल में हम ब्लड पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्लड, और प्लाज्मा के केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन्स में पढ़ा था हमने एंटीबॉडीज़। अब देखिए, जो प्लाज्मा है उसमें इन सब जो कंपोजिशन है, मटेरियल है, सब्सटेंसेज हैं, इनके अलावा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। मींस क्लॉटिंग और कोएगुलेशन फॉर ब्लड, सम फैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। मींस ब्लड प्लाज्मा के अंदर ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग से रिलेटेड फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सभी इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। एंड plasma without clotting factors is called सीरम। मीन्स जब क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में तो इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है, और जब उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो उसे सीरम कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया ब्लड प्लाज्मा कंप्लीट। इसके बाद है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था मींस इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अर्थात इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं। They constitute nearby 45% पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का लगभग 45% पार्ट बनाते हैं। अब देखिए, इनमें सबसे ज्यादा जो होता है वो होती है इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज या रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रक्त कणिकाएं, वो सबसे ज्यादा होती हैं। मींस हम ये कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन द ब्लड। मींस रक्त के अंदर इरिथ्रोसाइट सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। तो हम इनके बारे में भी अभी स्टडी कर रहे हैं, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इन्हें लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। अब यहां पर एक्चुअल में दो टर्म होती हैं। पहली टर्म होती है पीसीवी। पीसीवी टर्म का मीन्स होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। मींस ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स उपस्थित होती हैं उन सब का वॉल्यूम जो होता है वो पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है एचवी या हीमेटोक्रिट वॉल्यूम। हीमेटोक्रिट वॉल्यूम और एचवी मींस RBC, volume of total RBCs present in the blood is called as hematocrit volume. Means blood के अंदर जो RBCs present होती हैं उनका कुल वॉल्यूम जो होता है वो hematocrit वॉल्यूम होता है। अब हम ये तो जानते हैं कि erythrocytes are the most abundant cells in the blood. erythrocytes ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली सेल्स हैं, और a healthy individual has on an average 5 to 5.5 millions of RBCs in per millimeter cubic of the blood.
मींस यदि हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो उसमें 1 मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड के अंदर, 1 घन मिलीमीटर ब्लड के अंदर लगभग 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। मींस 5 to 5.5 मिलियंस आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ द ब्लड प्रेजेंट होती है। अब यहां पर एक बात करें हम, जब आरबीसीज इसका 99% पार्ट बना रही हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का 99% पार्ट बनाती है, तो हम ये कह सकते हैं ये कितनी है, लगभग 99%। दूसरी बात, पैक्ड सेल वॉल्यूम है 100%। तो इनका अगर रेशो निकालें हम, रेशो बिटवीन पीसीवी एंड एचवी, पीसीवी और एचवी के बीच जो रेशो होगा वो कितना होगा, अबाउट 1:1 होगा। क्यों होगा 1:1? ये हमको पता लग गया कि हीमेटोक्रिट वॉल्यूम कितना है, 99% है, और पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना है, 100% है। तो लगभग ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये तो है आरबीसीज के काउंट के बारे में। अब देखिए आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसीज के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। एंड ऑर्गन इन विच आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। मीन्स ऐसे अंग जिनके अंदर आरबीसीज का निर्माण संपन्न होता है उन्हें इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स कहा जाता है। तो ऑर्गन्स इन विच आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। नेक्स्ट है अब देखिए एक हार्मोन होता है जो आरबीसीज के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। मींस हार्मोन विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अर्थात वह हार्मोन जो आरबीसीज के निर्माण को प्रेरित करता है उसे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहा जाता है। तो हार्मोन विच स्टिमुलेट the erythropoiesis is called erythropoietin हार्मोन। उस हार्मोन को इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहा जाता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन is secreted mainly by the kidney and a small amount of erythropoietin hormone is also secreted by the liver। erythropoietin हार्मोन जो होता है मुख्य रूप से किडनी से या वृक्क से स्रावित होता है, लेकिन इसकी थोड़ी मात्रा लीवर या यकृत से भी स्रावित होती है। तो ये erythropoietin हार्मोन is secreted mainly by kidney and a small amount of erythropoietin hormone is also secreted by liver। ये हो गया इरिथ्रोपोइसिस। अब देखिए हम बात कर रहे थे इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स के बारे में।
तो कौन कौन से इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स हैं? तो सबसे पहले आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है योक सैक के अंदर। मींस फर्स्ट आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन योक सैक। योक सैक होता है पीतक कोश और पीतक थैला। ड्यूरिंग द embryonic development, RBCs are produced by the during embryonic development RBCs are produced by liver, spleen, placenta and thymus gland। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा एंड थाइमस ग्लैंड। अब हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर इन एडल्ट erythropoiesis is take place in red bone marrow। इस जब एडल्ट में या वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा के अंदर संपन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडल्ट में इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन सा होगा? रेड बोन मैरो होगा। क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स, जिसमें हमने पढ़ा है योक सैक, लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा एंड थाइमस ग्लैंड। एंड इन एडल्ट की बात करें तो उसमें होगा रेड बोन मैरो। ये तो हो गया इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। अब देखिए और आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस के बाद जो शेप ऑफ आरबीसी है उसकी बात करते हैं। शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी की आकृति। तो देखिए RBCs are devoid of nucleus and RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and biconcave in the shape। हम ये कह सकते हैं कि RBCs जो होती हैं उनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है और उनकी आकृति जो होती है वो उभय अवतलाकार होती है। मीन्स न्यूक्लियस एब्सेंट एंड biconcave in shape most of mammals। मोस्ट ऑफ मैमल्स में जो आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उनका शेप जो होता है, जो आकृति होती है वो उभय अवतलाकार होती है। उभय अवतलाकार आकृति होती है। ये उभय अवतलाकार आकृति है। तो उभय अवतलाकार आकृति आरबीसीज की होती है। दूसरी बात, स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ ओरिजिन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज बट इट डिजेनरेट एट द टाइम ऑफ द मैच्यूरेशन प्रोसेस। अर्थात जब स्टार्टिंग में ओरिजिन होता है आरबीसी का, आरबीसी की उत्पत्ति होती है तो उसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन जब इसका परिपक्वन होता है तो उसमें से केंद्रक गायब हो जाता है। अब जो शेप ऑफ आरबीसी है, आरबीसी की जो शेप है यह है बाइकॉनकेव एंड बाइकॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। अर्थात आरबीसी की उभय अवतलाकार जो आकृति है वो इसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अब देखिए शेप ऑफ आरबीसीज और न्यूक्लियस एब्सेंट की बात जो कर रहे थे, यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है। हमने बताया था कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में आरबीसीज का जो शेप है
वो बाइकॉन्केव होता है और उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बट एक्सेप्शनली कैमिल एंड लामा में, कैमिल और लामा में जो आरबीसी है वो वाई कॉन्वेक्स होती है, वाई कॉन्वेक्स इन शेप एंड ओवल शेप्ड होती है। दीज आर द एक्सेप्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी के साइज की बात कर लेते हैं। आरबीसी का जो साइज होता है वो अलग अलग स्पीसीज के सदस्यों में अलग अलग होता है। मीन्स हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो साइज है इसका, ह्यूमन की आरबीसी है उसका साइज होता है 7.5 माइक्रोन। ह्यूमन के अंदर जो साइज होगा इसका वो होगा 7.5 माइक्रोन। मानव की आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है 7.5 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर और 10⁻⁻6 मीटर। अगर हम बात करें लार्जेस्ट आरबीसी की तो लार्जेस्ट आरबीसी ये मिलती है एम्फ्यूमा। एम्फ्यूमा ये एम्फीबिया का सदस्य है और इसका साइज होता है अबाउट 75 to 80 माइक्रोन। दूसरा है स्मॉलेस्ट आरबीसी। स्मॉलेस्ट आरबीसी मिलती है मस्क डियर में। कस्तूरी मृग होता है ये और ये मैमल है। लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर लार्जेस्ट आरबीसी होती है एलिफेंट में, जिसका साइज होता है 9 to 11 माइक्रोन। दीज आर द साइज ऑफ आरबीसीज। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आरबीसीज की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आरबीसी की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए हमने बताया था न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है। अब हम आरबीसी की अदर सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बी जालिका अनुपस्थित होती है। एंड द साइटोस्केलेटन ऑफ द आरबीसी इज कंपोज्ड बाय द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फॉर्म ए स्पंज लाइक स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड द स्ट्रोमेटिन। उसे स्ट्रोमेटिन कहा जाता है। साइटोस्केलेटन कंपोज्ड of structural protein, fat and cholesterol and called the stromatin, और इसे स्ट्रोमेटिन कहा जाता है। मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड द डोनन्स मेम्ब्रेन। membrane of RBC is called Donan's membrane। आरबीसी की झिल्ली को डोनन की झिल्ली कहा जाता है। दिस मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स आयन and impermeable to the sodium and potassium ions, and this phenomena is called Donan's phenomena। means more permeable to chloride ions and SCO3 minus ions and impermeable
impermeable to sodium and potassium ions. This phenomena is called Donon's phenomena. इस परिघटना को डोनन की परिघटना कहा जाता है। अब देखिए आरबीसी का, ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो उसका साइज है 7.5 माइक्रोन, बट आफ्टर दिस साइज, इस साइज के बाद भी आरबीसी जो होती है वो ब्लड कैपिलरी जो होती हैं, जो कम साइज वाली होती हैं, अबाउट 5 माइक्रोन साइज वाली होती हैं, तो इनमें से इजीली पास हो जाती हैं। मीन्स आरबीसीज कैन इजीली पास थ्रू द स्मॉलर ब्लड कैपिलरीज, और उसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द बाइकॉन्केव शेप ऑफ द आरबीसी। ऐसा इसलिए होता है कि आरबीसी की झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है, और उसका आकार, उसकी आकृति क्या होती है? उभयतलाकार होती है। तो इसके कारण वो अपने से कम व्यास वाली रक्त केशिका से होकर भी पार हो जाती है। अगली बात करते हैं, लार्जर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लार्जर सेल ऑर्गेनेल्स, mitochondria and Golgi body are absent. Larger cell organelles like mitochondria and Golgi bodies are also absent in the RBCs. माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी आरबीसी के अंदर अनुपस्थित होती हैं। तो यहां क्या होगा? जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो हम ये कह सकते हैं, due to the absence of mitochondria, anaerobic respiration take place in the RBC. माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण आरबीसी के अंदर अवायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन नहीं होता है। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम तो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस श्वसन के अंदर होने वाली एक प्रक्रिया है, तो वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण उसमें ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स तो पाए जाते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल के एंजाइम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम्स आर एब्सेंट and Krebs cycles enzymes are present. अब देखिए और आगे बात करते हैं आरबीसी की एंटीबॉडीज की बात, एंटीजेंस की बात कर रहे हैं। एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। एंटीजेंस आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। इफ RH एंटीजेंस आर प्रेजेंट देन दीज आर आल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। और यदि RH एंटीजन किसी में उपस्थित है तो यह भी आरबीसी की सतह पर ही पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कलर ऑफ आरबीसीज। हम ये बात जानते हैं सिंगल आरबीसी का जो कलर होगा, सिंगल आरबीसी जो होगी वो येलो पेल कलर की होती है, बट ग्रुप ऑफ आरबीसी ये होगा रेड। सिंगल आरबीसी इज येलो पेल कलर एंड ग्रुप ऑफ आरबीसी इज रेड कलर्ड। अब ये रेड कलर्ड क्यों होती है? बिकॉज आरबीसी हैज द कॉम्प्लेक्स iron containing red colored protein that called the hemoglobin, and due to the hemoglobin the color of RBC is red. हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है।
यह आयरन कंटेनिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और रेड कलर्ड होता है। अब देखिए जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है, तो हम कह सकते हैं कि ए हेल्थी इंडिविजुअल हैज ऑन एन एवरेज अबाउट 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ द ब्लड। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml ब्लड में उपस्थित होती है। तो हम ये कह सकते हैं 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, these molecules of hemoglobin play a significant role in the transport of respiratory gases। हीमोग्लोबिन के ये अणु जो होते हैं, ये श्वसन में काम आने वाली गैसों के ट्रांसपोर्ट में, उनके परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं, उनका परिवहन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और CO2 का भी परिवहन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट 67,200 डाल्टन होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67,200 डाल्टन। 1 RBC has about 26.5 crores of hemoglobin molecules। एक आरबीसी के अंदर लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु उपस्थित होते हैं। आरबीसी के अंदर 60% पार्ट जो होता है, ये तो होता है वाटर, एंड 40% पार्ट जो होता है वो होता है इसका सॉलिड पार्ट आरबीसी के अंदर। इसके अलावा 36% जो सॉलिड पार्ट है, 36% पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। अब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन, ये तो एक कॉमन सी बात हुई है हीमोग्लोबिन की। हम और बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, एक होता है हीम पार्ट और दूसरा होता है ग्लोबिन पार्ट। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट, हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट होता है 5% एंड ग्लोबिन पार्ट होता है 95%। हीम पार्ट होता है 5% एंड ग्लोबिन पार्ट होता है 95%। एंड हीम पार्ट जो होता है, ये वाला जो भाग होता है हीम पार्ट, ये भाग, इसमें पोरफायरिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से रेड कलर्ड होता है। हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है पोरफायरिन पिगमेंट के कारण। और दूसरा इसमें होता है आयरन। तो देखिए आयरन की यहां पर फेरस स्टेज है, तो ये कह सकते हैं हम, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें आयरन +2 स्टेज में प्रेजेंट होता है। दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, और ग्लोबिन के अंदर, ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब देखिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हीमोग्लोबिन में होती हैं वो 4 प्रकार की हो सकती हैं। अल्फा चेन, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में
146 एमिनो एसिड्स होते हैं, गामा में 146 एमिनो एसिड्स होते हैं एंड डेल्टा में भी 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। दोबारा सुने, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। अल्फा चेन जिसमें 141 एमिनो अम्ल होते हैं, बीटा चेन इसमें 146 एमिनो अम्ल होते हैं, गामा चेन इसमें 146 होते हैं और डेल्टा में भी 146 होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ द एमिनो एसिड्स और डिफरेंट टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें पाई जाती हैं। बट एक हीमोग्लोबिन जो होता है, मीन्स एक ग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 2 ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। टोटल होती हैं 4, उनमें से 2 एक टाइप की होती हैं और दूसरी टाइप की होती हैं। अब देखिए, on the basis of the polypeptide chains, hemoglobins are of 4 types. Hemoglobins are of 3 types. हीमोग्लोबिन 3 प्रकार के होते हैं। और हीमोग्लोबिन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? नंबर 1, हीमोग्लोबिन ए मीन्स एडल्ट, दूसरा हीमोग्लोबिन A2 और नंबर तीसरा होगा फीटल हीमोग्लोबिन। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन ए है, एडल्ट हीमोग्लोबिन है, इसमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। हीमोग्लोबिन A2 जो होता है उसके अंदर 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। और जो हीमोग्लोबिन फीटल होता है उसमें 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। मीन्स हम यहां ये कह सकते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन हैज मोर बाइंडिंग कैपेसिटी विद द ऑक्सीजन देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें वयस्क हीमोग्लोबिन की तुलना में आयरन के प्रति बंधुता ज्यादा होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में पूरी बात हो गई है। आगे हम आरबीसीज में जो भी एबनॉर्मलिटीज हैं, आरबीसीज के अंदर जो अनियमितताएं हैं, उनके बारे में देखें।